Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from टू IITians। बच्चों, आपके सामने IIT जेई मेंस 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे हमें क्वेश्चन भेजते जा रहे हैं और ये चल रहा है, सारा जो प्रोसेस है साथ ही साथ में चल रहा है। कौन बच्चे मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं मैं उनके नाम शुरू में ही लेना चाहूंगा और इसीलिए मैं पर्ची में लिख के लाया हूं ताकि किसी को मिस ना करूं। उनका नाम है स्वराज, वीरेंद्र, साक्षी, महेश, पारिजात, सात्यकी और शुभोजीत। 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। आप सातों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल 2021 जेई मेंस के हमारे तक पहुंचाए। और ये सारा चीज जो है मेमोरी बेस्ड है। कई बार मैं आपके सामने ऑप्शन नहीं रखूंगा, लेकिन चलेगा, बिना ऑप्शन के भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तो जितना जल्दी हो सके हम लोग सारे क्वेश्चंस को टैकल करे दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड a एंड मास छोटा m इज जेंटली एडेड एट मीन पोजीशन, फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। आपको तो सवाल दिख रहा होगा बट मुझे दोबारा फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो यार ऐसा था एक मतलब काफी बढ़िया एसएचएम का सवाल है और हम लोग इसे ऑलरेडी कर भी चुके हैं अपनी जेई की क्लास में। इससे मिलता जुलता सवाल कर चुके हैं और जो हम लोग ने किया था उससे ये काफी आसान है। तो देखिए, सबसे पहले बड़ा ये है मास m और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एट मीन पोजीशन। इसी से सारा काम हो जा रहा है, एट मीन पोजीशन। देखो यार, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, यहां पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ये हम लोग ने अपनी स्कूल की क्लास में भी पढ़ा था। उसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। तो जब मान लीजिए कि यही इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन ये है, इसके ये इधर उधर होता रहता है। बड़ा एम अपना मजे से चल रहा था, स्प्रिंग अपना के लगा रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक टाइम ऐसा आया कि एक छोटा एम को इसके ऊपर गिराने की कोशिश की गई। अभी गिरा नहीं है, अभी हवा में है, ठीक है। तो उस समय और गिरने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब ये मीन पोजीशन पे था तभी गिराया गया था, तो हमें ये मान के चलना है गिरने के पहले और गिरने के बाद दोनों टाइम ये मीन पोजीशन पे ही था। और उन दो इंस्टेंस के बीच में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। बहुत आसान है। देखो, इस टाइम पे बिना छोटे ब्लॉक के अकेले बड़े ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसा है। तो अब इसका मोमेंटम कैसा होगा, m v max। अब उसके बाद m प्लस m नया v डैश मैक्स। अब भाई अब मास चेंज हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया? बड़ा m रख ले, यहां पे सब कुछ सही चल रहा है। तो अब जब शुरू में वेलोसिटी क्या थी, a ओमेगा थी, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी। बाद में मास ही चेंज हो गया तो a भी चेंज होगा और ओमेगा भी चेंज होगा। a डैश ओमेगा डैश आ जाएगा। और ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है अंडर रूट के बाई एम, जो भी मास उस समय था। तो अब देखो, ये पुराना एम्पलीट्यूड है और ये नया एम्पलीट्यूड है। हमें नया एम्पलीट्यूड ही निकालना है, फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। सही चल रहे हैं हम लोग। और ओमेगा की जगह आप ये रख सकते हैं, यही रखे दे रहा हूं मैं, m प्लस m, है ना। ज्यादा डरना नहीं है, देखने में थोड़ा डेंजरस हो सकता है कुछ लोगों को, फर्स्ट टाइमर्स को लग रहा हो। देखिए, स्प्रिंग नहीं चेंज हो रही, स्प्रिंग के ही बनी हुई है, तो उसमें फिर से के लगा देंगे और यहाँ पे m प्लस m दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अंडर रूट के उड़ जाएगा, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट m इंटू a, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट m प्लस m। देखो ना, ये अंडर रूट m इसको भी तो थोड़ा काटेगा, ये m प्लस m इसको थोड़ा काटेगा, बस a डैश। तो आपका आ गया नया एम्पलीट्यूड जो है, अंडर रूट a डैश इज इक्वल टू अंडर रूट m प्लस m डिवाइडेड बाई छोटा m, है ना। इस तरह से आ जाएगा।
तो अब पूरा करना है इसको। देखिए ये याद रखिएगा, एक ऑप्शन आपको ये आपके पास ऐसा भी होगा और एक ऑप्शन इसका रेसिप्रोकल होगा। तो देखिए ए इनिशियल है या ओल्ड है और ए डैश जो है वो फाइनल है ना, न्यू ऑसिलेशन है। तो हमें ए डैश ही निकालना है। तो ए डैश क्या हो जाएगा? अब देखो यार, यहाँ पे ये क्वेश्चन से छुप रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इधर चला जाता हूं। चलिए, ए डैश इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट बड़ा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। तो आपका जो नया एम्पलीट्यूड है ए डैश वो निकालना है, तो वो इस तरह से पुराने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में आ जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये के पे डिपेंड कर भी नहीं रहा है ना। तो चलिए अब इसको कर लिया हम लोगों ने, आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। और ये सवाल तो बहुत ही आसान है यार। अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित है ये, ठीक है। मैं तो पूरा जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था वो भी बना दे रहा हूं। अब तीन ही वैल्यूज है, 110, 100 और 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे टाइम है। तो तीन वैल्यूज हैं, ये है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस यही टाइम बन रहा है। तो बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट्स, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा, ये टाइम लगा 20 मिनट, ठीक है। ये ग्राफ आपको दिया नहीं था, ये मैं बता रहा हूं, ये केवल स्टेटमेंट वाइज था। जितना आपको क्वेश्चन में दिख रहा है बस उतना ही था। इट विल कूल डाउन फ्रॉम 110 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट, लेस देन 20 मिनट, मोर देन 20 मिनट और 30 मिनट। तो यार ये काम करने में, यहां से यहां आने में 20 मिनट लगा है, तो आपको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? तो यार देखो ये ग्राफ से ही दिख रहा है, यहां 20 मिनट लग रहा है, तो यहां 20 से कम लग रहा है। तो बस आंसर आपका था, जो भी ऑप्शन यार ABCD इधर उधर हो सकते हैं, मेरा ऑप्शन जो है बी, लेस देन 20 मिनट्स, ठीक है। तो बस यही आंसर हो गया। कितना दो कौड़िक सवाल था। कम से कम इसमें ये पूछ लेते कि हाँ भाई ये इसमें 20 मिनट लगता है, तो ये टाइम कितना लगेगा, तो थोड़ा अच्छा सवाल हो जाता। वो भी बोर्ड लेवल का एग्जाम, बोर्ड में जो सवाल आता है या स्कूल में आता है, ये तो वैसे 11th में पढ़ाया जाता है, तो भी थोड़ा अच्छा रहता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित था ये। लेस देन 20 मिनट्स इसका आंसर है। इस तरह के सवाल को तो मैं बिल्कुल दो कौड़िक सवाल बोलूंगा। इतना आसान है कि आपको वहां पे एग्जाम में लगाते हुए डर लगने लगेगा कि पता नहीं भाई इतना आसान सवाल IIT JEE में आ सकता है क्या। रिलेशन बिटवीन R एंड F ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, F यानी फोकस। तो अब क्या होता है यार, ये तो हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव, अभी क्या ही फर्क पड़ता है इस रिलेशनशिप में। अब ये बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें प्लस माइनस था कि नहीं था। तो आप देखिए, मान लो कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं, चलो इस तरफ से बना देते हैं यार, जैसा बच्चे सीखते हैं वही बनाते हैं। हाँ देखो, ये भूल जाओ, इधर की तरफ से, वैसे वो भी कॉन्वेक्स था, पॉलिश के उल्टी तरफ से यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो अब देखिए इस सर्कल को अगर हम कंप्लीट करते हैं, है ना, तो ये पूरा होता है अपना, ये पूरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम जानते थे कि इसका आधा होता है फोकल लेंथ, आधे पे होता था, F1 F2 जो भी नाम देना चाहते हैं आप। तो बस R इज इक्वल टू 2F हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन R इज इक्वल टू 2F जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/2R। तो जो ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन C होगा। कितना ही आसान सवाल था। एक 10th क्लास का, 9th क्लास का ICSE का बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है, CBSE का 10th का सॉल्व कर सकता है। बहुत ही आसान सवाल था। शायद कोविड-19 की वजह से एक दो ऐसे सवाल डाल दिए ताकि बच्चे IIT JEE में इंटरेस्ट दिखाएं। अगला सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा क्या काफी कैलकुलेटिव है। किसी को जल्दी समझ में आए तो जल्दी करके मुझे दिखा दे, वो वाला प्रोसीजर बता दे। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमको करके बताना है।
तो देखिए यंग्स मॉडुलस होता है y से, बल्क मॉडुलस कुछ बुक में b से दिया रहता है, यहां पे लेकिन k से दिया था, बल्क मॉडुलस, बल्क का k, ठीक है। और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो वो नीटा होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये आपको आपस में इंटरचेंज करके दिखाना था। और वैसे तो ये चीज आपको काफी बुक्स में डायरेक्टली भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं याद है यार रिजिडिटी, ठीक है, ओके, तो डायरेक्टली अगर आपको याद है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए याद नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब एक, लेकिन जो रिलेशन एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया है उससे तो हम लोग डिराइव तो कर ही सकते हैं वहां बैठ के, और सही बात है ये क्वेश्चन डेरिवेशन का ही था। तो एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये होता है 1 प्लस सिग्मा। अब सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा है यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो ये दोनों होल्ड करते हैं। अब हमें क्या करना है, y बचाना है, k बचाना है और नीटा बचाना है। y बचाना है, k बचाना और नीटा बचाना है। सिग्मा यानी पॉइजन्स रेशियो को एलिमिनेट करके निकाल लेना, यही जॉब है हमारा। तो अब क्या होगा, बहुत लोग इसको बराबर कर देंगे, तो क्या होगा, y ही एलिमिनेट हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है, बस इसीलिए ये IIT JEE का सवाल है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये कर दिया, ये है ही हमारे पास। तो आप अपना 2 नीटा यहां ले लिया और 2 सिग्मा नीटा यहां ले लिया। नीटा को आप नीचे ले जाते तो और अच्छा रहता, तो इसी स्टेप में कर दे रहा हूं, नीटा को हम लोग नीचे ले गए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे अपना 2 सिग्मा पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सिग्मा हमें लाना है। अब सब में माइनस साइन लगा दो, ठीक है, तो ये माइनस साइन हो गया। अब माइनस वाई बाई नीटा प्लस 2 इज इक्वल टू -2 सिग्मा। अब इधर भी 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो, तो 2 से 3 हो जाएगा। तो अब अंदर हमें 1 - 2 सिग्मा की वैल्यू मिल गई। इस 1 - 2 सिग्मा को डायरेक्टली इसके अंदर आप डाल दीजिए। अब बस रिप्लेसमेंट का सवाल है यार, यहाँ पे मैं कई बार इस तरह के सवाल करा भी चुका हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा कष्ट होगा, 3ky डिवाइडेड बाई नीटा प्लस 9k, ठीक है भाई। अब इसको भी उस तरफ ले जाओ, सब तरफ नीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये उड़ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये सही रहेगा, y नीटा प्लस 3ky इज इक्वल टू 9k नीटा। अब y कॉमन ले लो, 3k प्लस नीटा 9k नीटा, बस हो गया अपना 9k नीटा 3k प्लस नीटा। बस यही वाला ऑप्शन हमारा सही था। उसमें वो लोग क्या करेंगे, 3 और 9 को इंटरचेंज कर देंगे, 3 3 कर देंगे, 9 9 कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन क्रिएट किए गए थे, लेकिन बच्चे कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ भाई ये वाला आंसर हमारा सही है। मेरे हिसाब से जितने सवाल हैं उनमें से एक कैलकुलेटिव सवाल ये था। ये भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है यार, देखो मतलब ये सब तो आपको समझाने के लिए किया, आपको एग्जाम में केवल इतना ही लिखना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है। इसके अलावा एक और कैलकुलेटिव सवाल है, वो उसका था डायमेंशनल एनालिसिस का। कितना ही आसान टॉपिक पे कठिन सवाल उन्होंने बनाया था, वो भी हम लोग करेंगे। बट फिजिक्स का पेपर आसान ही आया था मेरे हिसाब से। तो अब ऐसी चीज एनसीईआरटी में होती है, इसका छोटा वर्जन, छोटा भाई होता है एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे क्या किया गया, सारे जो चार्जेस हैं 8q लगाए गए, लेकिन 8q में जो ओरिजिन वाला है उसको +q की जगह -q कर दिया। फाइंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया। अगर मान लीजिए ये भी +q होता लाल वालों की तरह, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाता, 0 हो जाता, अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया, चालाकी कर दी, +q की जगह -q आ गया।
तो इसका मतलब है जो फील्ड एट द सेंटर है वो नॉन जीरो होगी। अब यहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन लगाएंगे। देखिए अगर आठों, पहली बात तो किसी एक के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो मैं पहले आपको लिखना चाहूंगा ताकि सब लोग को समझ में, किसी एक की वजह से 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। यहां पे आर भी निकालना एक कला है। देखिए इसमें जो आर होगा वो सेंटर से किसी एक का डिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि सेंटर यहां हवा में होगा, बीच में 3D है ना ये, तो यहां से किसी एक का डिस्टेंस जो लेंगे वो इसमें रखी जाने वाली लॉन्गेस्ट रॉड का आधा होगा। लॉन्गेस्ट रॉड हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होता है, अगर मान लीजिए क्यूब का साइड ए है, साइड ए भी इसमें दिया हुआ मैंने, हाँ ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है कि क्यूब का साइड ए है, ठीक है। तो ऑप्शन तो अगर सबसे लंबा जो रॉड हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं उसकी लेंथ निकालनी है तो वो होती है √3 टाइम्स ए। अगर क्यूबॉइड भी होता है तब भी बच्चों लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे सारे ए हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ। लॉन्गेस्ट रॉड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब यार जो लोग IIT तक पहुंच गए हैं, बढ़िया जिनकी तैयारी हो रही है उनके लिए ये सब ट्रिवियल है, बट मैं सबके लिए बता रहा हूं। और फिर जो हमारा आर होगा वो लॉन्गेस्ट रॉड का आधा होगा, तो वो √3/2 ए होगा, हमारा लॉन्गेस्ट रॉड का आधा होगा, ठीक है। दिस आर इज हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत है, तो इसको यहां पे रख दो। तो इन्होंने क्या किया, 1/4πε0 को चिंता नहीं किया है, के लिख दिया है और इधर क्यू लिख दिया है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं। √3/2 ए आना है, हमें एक के लिए कर रहा हूं, किसी एक के लिए √3/2 ए। तो ये हो गया E1। मान लो किसी को भी इसको 1 ना मान के बाकी किसी को 1 मान लिया हम लोगों ने, कि नेगेटिव को अभी थोड़ा सा हम लोग इज्जत दे रहे हैं, उसको बचा के रख रहे हैं। तो ये ऊपर चला गया। अब 4KQ डिवाइडेड बाई 3A², ये करके बहुत लोग तुरंत एक ऑप्शन क्लियर चेक कर देंगे, गलत हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आप कमाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या है कि ये किसी एक का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन सारी आपस में कैंसल हो रही होती अगर यहाँ पे प्लस क्यू होता। प्लस क्यू होता तो ई एट सेंटर 0 होता। तो हम लोग ई एट सेंटर 0 वाले केस से ही चल रहे, मान ले रहे हैं कि वहां पे प्लस है, ठीक है। तो E = 0 कर रहे हैं, तब हम लोग का क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। इतना यार लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे एग्जाम में खुद सोच सकते थे। ये E6 प्लस E7 प्लस E8। 8वें वाले में हम लोग अभी प्लस क्यू मानते तो यहां पे 0 आता। 8वें वाले में प्लस क्यू मानते तो यहां पे 0 आता। अब हम लोग 8वें वाले को प्लस क्यू की जगह हम लोग -2Q अगर कर देते, -2Q अगर कर देते तो यहां पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता 2 टाइम्स 4। ये इवन एक तरीके से इसका भी एक पार्ट इधर चला जाता, 2 टाइम्स 4KQ डिवाइडेड बाई 3A² का इस एक्स्ट्रा का यहां पे ऐड होता है नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे, यहां पे वेक्टोरियल डायरेक्शन नहीं बोली गई थी। तो अब देखिए ये पूरा और ये मिला के तो फिर से 0 हो गया। जो एक्स्ट्रा आया वो इस 2Q की वजह से आया, तो यहां तो उसको हम लोग ने यहां पे लिख लिया। अब 2 चौके 8KQ डिवाइडेड बाई 3A²। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन है 8KQ यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बाई ऑल दीज अगर -Q लगा। ये कब का है, अगर +Q लगा होता तो अब देखिए ऐसा सवाल आता है स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, अब तो खैर सब कुछ जेई हो चुका है, ऐसा छोटे एग्जाम में आता है, एनडीए वगैरह में आता है, लेकिन भाई IIT है तो उसमें यहां पर माइनस लगाया गया। तो ये वाला ऑप्शन जो बच्चे टिक करके आए हैं उनका सही है। ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल था,
ये भी काफी आसान सवाल था। अगर आपने एक भी बार भी एडियाबैटिक प्रोसेस वाला आइसोथर्मल प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो फाइंड द वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब आपको इसमें बताना है पूरा WABC बताना है, WABC, ABC, अच्छा सी ये है और A वापस यहाँ पे आ जाता है, तो वर्क डन कितना होगा। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, WAB निकाल लेंगे, WBC निकाल लेंगे और WCA निकाल लेंगे। तो WAB क्या होगा भाई, ये वाला जो है ये कैसा रहेगा, ये अपने आप में आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, क्या लगाएंगे हम लोग, P डेल्टा V। तो प्रेशर यहां पे सेम है, आइसोबारिक है भाई क्योंकि, तो ये P2 हो गया और डेल्टा V क्या हो जाएगा 2V माइनस V, यानी केवल V, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला पार्ट WBC तो बहुत ही आसान है, यहां पे भी P डेल्टा V। अब यहां पे वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, तो ये कैसी है, आइसोकोरिक है। अच्छा बच्चों, एक सवाल इस पे भी आया था मैच द फॉलोइंग वाला, जिसमें आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल यही पहचानना था, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे P डेल्टा V, यहाँ पे तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम ये डेल्टा V जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो पहला वाला जो कंपोनेंट है वो ये आ गया, दूसरा वाला कंपोनेंट है वो ये आ गया। तीसरा वाले में थोड़ी सी मेहनत है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो nRT ln 2V/V हो जाएगा। यहां पे देखो, जो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल करते हैं तो 2V/V यहां पे कर लिया, तो ये आ जाएगा nRT ln 2 या 2.303 जैसा ऑप्शन आया हो। मुझे तो पूरा विश्वास है कि उन्होंने ln ही वाला ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि IIT ऐसा ही करता है। तो अब WABC अपना कितना हो गया, माइनस P2V प्लस 0 प्लस nRT ln 2, बस ये पार्ट हो गया, यही आपका आंसर है। और इसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना था। यहाँ पे ये भी मैं बता दूं, जिन्हें नहीं मालूम है, कि भाई ये वाली जो प्रोसेस थी ये आइसोथर्मल थी, और आइसोथर्मल में ये वाला कंडीशन आती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, कर लिया होगा आपने। चलो, ये थोड़ा भाई लोग छोड़ देते हैं, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ये सब थोड़ा कायदे से पढ़ते नहीं है, इसलिए इतना बेकार सवाल वहां से पूछा गया है। एमिटर करंट आपको दिया गया है 4 मिली एम्पियर और कलेक्टर करंट आपको दिया गया है 3.5 मिली एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? तो यार बीटा हम लोग क्या जानते हैं, बताओ भाई, IC अपॉन IE होता है या IE अपॉन IC, बताइए भाई। ठीक है, तो नीचे IE होता है, ऊपर IC होता है, याद रखिएगा। और आपको कलेक्टर करंट दिया गया है 3.5, सेम यूनिट ही दे दी है यार उन्होंने, मतलब गजब ही कर दिया है आसानी करने के लिए। और आंसर आपका भाई अच्छा एग्जाम है, 7/8 पे नहीं रोका उन्होंने आपसे, थोड़ा डेसिमल बाजी भी करवाई। ये थोड़ा सा IIT नियमों के खिलाफ है कि वो लोग डेसिमल में आंसर लिखवा रहे हैं। शायद इतना आसान था इसलिए ये ऑप्शन सही था, 0.875। ठीक है, आप कर सकते हैं यार, 7/8 ऐसा होता है यार, मतलब आप थोड़ा सा, जो कैलकुलेटर के आदी लोग हैं उनको दिक्कत हुई होगी। तो 0.875 इज द करेक्ट आंसर। बीटा की वैल्यू आपकी आ गई। ये भी बहुत आसान सवाल था, स्कूल लेवल। इसमें आपको पहचानना था कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, एक होता है लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पिफुंड, ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं। और ये जो लाइंस हैं ये एटॉमिक शेल्स हैं, मतलब कि एटम की K शेल, L शेल, M शेल है, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत आसान चीज है, केवल नाम आपको बताने हैं। तो पहला वाला जो था वो क्या था, लाइमन सीरीज। ठीक है, ये वाला मतलब उसमें भी है, ये लाइमन है,
ये बाल्मर है, बामर, और ये हो गया ब्रैकेट पास्चन है, चौथा वाला ब्रैकेट होता है, ये पास्चन है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि बाहर से आ रहा है, यानी कि कितने भी ऊपर वाले 6th लेवल से बहुत ऊपर से इंफिनिटी से लेके 1 तक आ रहा है, ये लाइमन वाला इंफिनिटी से लेके 1 तक आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीरीज लिमिट। तो लाइमन सीरीज लिमिट ऐसा लिखा होगा, या सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ऐसा करके कुछ लिखा होगा। ये ए का नाम था। इसी तरह तीनों नाम लिखे गए होंगे, ए क्या 1 मान लो, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया तो अच्छा। और फिर दूसरा वाला क्या है, इसमें ध्यान दो, ये थोड़ा सा समझने वाला है, ये तो रटने वाला हो गया कि भाई सीरीज लिमिट है, आखिरी से है। यहाँ 5 से लेके 2 पे जा रहे हैं, 5 से लेके 2 पे जा रहे हैं, तो 2 की वजह से नाम क्या आया, बाल्मर आया। 2 की वजह से नाम आया बाल्मर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, तो ये थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये आंसर हो गया इसका, समझे। ये सब रट्टा मारने वाली चीजें थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से लेके 3 तक जा रहे हैं, 5 से लेके 3 तक जा रहे हैं, तो डिफरेंस 2 हो गया। इसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, पास्चन। अब पास्चन हो गया, लेकिन डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 की वजह से हम लोग लिख देंगे सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, यही आंसर थे आपके। लेकिन उन्होंने ऑप्शन इस तरह रखे थे कि भाई आपको ये सीरीज लिमिट भी समझ में आना चाहिए, थर्ड लाइन भी आपको समझ में आना चाहिए, सेकंड लाइन भी आपको समझ में आना चाहिए। ये स्कूल में कराया जाता है बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसी चीजें आती हैं। 2 stars M and 2M are rotating under their mutual gravitational attraction. Find the time period they are at a distance d. तो यार d डिस्टेंस पे M और 2M मास है, और ये आपस में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब बाइनरी स्टार टाइप का सिस्टम है। सबसे पहला काम यहाँ पे होगा कि हम लोग ये समझ लें कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। बहुत आसान है, कुछ लोग तो डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन मैं बच्चों की तरह कर रहा हूँ, मतलब कि 12th के बच्चों की तरह कर रहा हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहला काम तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डी। फिर सेंटर ऑफ मास की बैलेंसिंग करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि एक सीसॉ है और यहाँ पे अपना फलक्रम रखा हुआ है, ये लोग बैलेंस कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, MR1 ये नीचे की तरफ ले जाएगा, और 2M इंटू R2, ये 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, स्केल से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये आ गया कि R1 इज इक्वल टू 2R2, इस बात को यहां रख लो, तो 2R2 प्लस R2 इज इक्वल टू D, यहां से आ गया R2 इज इक्वल टू D/3। अब ये D/3 आ गया है, तो पक्का है कि ये 2D/3 आ जाएगा, है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात तो भाई मान लीजिए कि इसके अबाउट हम लोग ले रहे हैं, इसके अबाउट ले रहे हैं, तो अब ये अपना इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होगा, मतलब ये जो पार्टिकल है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पा रहा होगा, तो F इज इक्वल टू GMM/r²। लेकिन याद रखो यहां पे R की जगह हम लोग D रखेंगे, है ना। घूम रहे हैं दोनों, लेकिन अट्रैक्शन कौन दे रहा है, ये दे रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये दे रहा है। R की जगह यहां हम लोग कैपिटल D लेंगे। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बैलेंस कैसे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से होगा। किससे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से होगा। वो हम लोग कैसे करते हैं, mr⍵², GMM/r², इसकी बात कर रहे हैं। और बड़ा M की जगह क्या है, 2M है, बड़े M की जगह 2M है, समझ गए ना। अच्छा, और यहां mr⍵², ध्यान रखना इस बार R जो होगा
वो 2d/3 होगा, है ना। r जो होगा 2d/3 होगा। बस यहीं से अपना काम हो जाना चाहिए। इस कंडीशन को आप बैलेंस करिए तो इससे ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा से हम लोग टाइम पीरियड में जाएंगे। चलो करते हैं भाई। mm कट गया, ठीक है। तो 2gm/d² इज इक्वल टू 2d/3। अच्छा 2 भी कट गया नहीं। gm/d² इज इक्वल टू d⍵² ओमेगा हमें आइसोलेट कर लेना है, तो 3gm/d³ हमारा हो जाएगा ओमेगा²। समझ रहे हैं ना। अब ओमेगा को रख दो ऐसे, मतलब अंडर रूट कर दिया। अब ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/t। अब आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड, है ना। अब बस रीएडजस्टमेंट करना है, अलट पलट। कहां लिख रहे हैं ये इधर ओवरले हो जाएगा एक तरीके से। चलो मैं यहीं कर देता हूं इसको, ठीक है। अलट पलट कर दिया तो ये हो जाएगा d³/3gm, इसका अंडर रूट और t ऊपर आ जाएगा 2π। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√d³/3gm। बस यही आपका फाइनल आंसर हो गया, और यही वाला ऑप्शन आपको क्लिक करके आना था। बहुत आसान सवाल तो नहीं था मैं कहूंगा, बट ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। यहां पे यही ध्यान रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस हो रही ग्रेविटेशनल फोर्स से। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आपके सामने सवाल आ रहा है। I1 दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, I2 भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू सेंटर, I3 दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, I4 दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो अबाउट इट्स सेंटर ही होगा, ठीक है। तो अब जो भी चीजें हैं उन सबको लिख लेते हैं, फिर हम लोग अपनी रिलेशनशिप को कौन बड़ा कौन छोटा ये कर सकते हैं। देखिए पहला वाला I1 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ रिंग जो है वो होता है mr²/2। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू सेंटर, ये भी होता है mr²/2। पहले दो तो बराबर हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर ये वाली, ये भी है mr²/2। तो यार ये सब तो बराबर ही आए जा रहे हैं। आखिरी वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये क्या होता है, ये होता है 2/5 mr²। तो ये सब 1/2 1/2 1/2, तो ये तो सब बराबर ही है। अब ये देखना ये बड़ा है कौन बड़ा है। देखो यार ये 1/2 है, ये 2/5 है, 1/2 होता है 0.5, ये होता है 0.4। तो ये बड़े हैं, ये सारे बड़े हैं इससे। और यही वाला रिलेशनशिप आपको करेक्ट करके आना था, ये आंसर आपको करके आना था। तो काफी मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, और ये सारे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, अगर आप याद करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना जानते हैं, तो ये सवाल बहुत आसान था आपके लिए। बट ठीक है, चलिए कुछ लोग नहीं कर पाए हैं मेरे स्टूडेंट्स में से ये, क्योंकि वो रट के नहीं गए थे। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज 8 आवर। एक सैटेलाइट है उसका 8 आवर है, एंड अनदर इज 1 आवर। मतलब दूसरा वाला बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है। अर्थ का सैटेलाइट है अगर, तो मतलब अर्थ का चक्कर 1 ही घंटे में लगा ले रहा तो बहुत तेज चल रहा होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यार देखो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो हमें निकालना, बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपको इतना जानना था कि 2π/t होता है ओमेगा। अभी थोड़ी देर पहले इस पर एक सवाल और हम लोग कर चुके थे। तो T1 T2 यहां पे आ जाएगा, 2π उड़ जाएगा।
तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ω1 डिवाइडेड बाई ω2 इज इक्वल टू T2/T1। यार होशियार बच्चे यहीं से शुरू कर सकते थे, ठीक है। तो अब यही जो रेशियो रिक्वायर्ड वाला है, T2 कितना है 1 और T1 कितना है 8, बस यही आपका आंसर हो गया। इतना ही आपको करके आना था। इसमें देखिए यार 1:8 आंसर सही है, 8:1 भी होगा ऑप्शन, वो आपको नहीं करके आना था, यहां पे गलती हो जाती, ठीक है। केपलर्स लॉ वगैरह कुछ नहीं लगाना था यहाँ पे। बच्चे को सोच रहे थे अरे केपलर लॉ पे आ गया है T³ और इस पे हमें जाना है, ना सिंपल 2π/T आप जानते हैं तो ये सवाल आप कर लेंगे। और किसी भी क्लास का 10th 11th 12th किसी भी क्लास का बच्चा ये थोड़ा दिमाग लगाकर कर सकता था। मस्त सवाल है ये, मतलब चिढ़ाने वाला। करंट इन अ वायर इज I is equal to α0t plus β0t square। α0 β0 की वैल्यू दी गई है। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 15 सेकेंड। मतलब टाइम हमें 0 से 15 सेकेंड तक चाहिए, उसके हिसाब से हमें टोटल चार्ज फ्लोइंग बताना है। अब देखो आप जानते हो Q इज इक्वल टू IT, बहुत ही मतलब शुरुआती फॉर्मूला है, बचपन से आप जानते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में I जो है कांस्टेंट होता है, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। अगर I हमारा टाइम डिपेंडेंट ही हो जाए तो हम लोग इसे लिखेंगे IDT ऐसा। अब बस कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन देख के भड़कना नहीं है आपको। 0 से लेके 15 सेकंड तक टाइम देंगे। I हमारा क्या जा रहा है α0t प्लस β0t स्क्वायर dt, बस इंटीग्रेट कर दो। Q इज इक्वल टू 0 से लेके 15। अरे भाई खटर खटर ना करो, ठीक है। तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब सीधे लिमिट ही रख दो यार, ये शोर मचा रहा है। α0t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नहीं, प्लस β0t³ डिवाइडेड बाई 3। अब ठीक है, सही चल रहे हैं। और ये लिमिट ले जाएंगे हम लोग 0 से लेके 15 तक। α0 कितना दिया है 20 और β0 कितना दिया गया है 8, बस कोई दिक्कत नहीं है। Q इज इक्वल टू 10t स्क्वायर प्लस 8t³ डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू हम लोग एक बार रखेंगे, यहां रख दे 15 और यहां रख दे 0 और 0, तो ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे 15 रखना है, रख दो 10 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 15 का क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख दूं डिवाइडेड बाई 3, 3 पचे 15। अब देखो ये क्या हो गया 225, 10 कॉमन और यहां पे क्या है 8 पॉइंट 40 कॉमन नहीं। अरे भाई खटर खटर ना करो, ठीक है। तो 40 50 इंटू 225, यही अपना आंसर हो जाएगा। 55 25 अस्सी लगा 2 5 2 10 2 12 अस्सी लगा 1 5 2 10 11, तो 11,250 कूलॉम्ब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। So this question is done now. अब ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, टू पार्टिकल्स हैव सेम लीनियर मोमेंटम देन वेवलेंथ ऑफ बोथ विल बी सेम। देखो डी ब्रॉगली कह गए थे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एमवी, है ना। P मोमेंटम है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेमडा वेवलेंथ है। तो अगर दो पार्टिकल हैं उनका मोमेंटम ही सेम है तो फिर H तो सेम होगा ही। P1 अगर सेम है P बराबर क्या हो जाएगा, ज्यादा लिख रहा हूं मैं, तो H बाई लेमडा 1 और H बाई लेमडा 2 भी सेम होगा। इसका मतलब लेमडा 1 और लेमडा 2 भी सेम होगा। अगर ये सेम है तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, द पार्टिकल्स हैविंग सेम P विल हैव सेम
लेमडा। सही है, पहली वाली बात सही है। इफ वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज देन द एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑल्सो इंक्रीज। यार देखो, वेवलेंथ अगर बढ़ेगी, अगर लेमडा बढ़ेगा तो पी घटेगा, तो लीनियर मोमेंटम तो घटेगा। लेमडा और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दूसरे वाले स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट तो गलत हो गया। अब एनर्जी, एनर्जी की अगर बात कर लें तो एनर्जी से कैसे रिलेटेड है? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा होता है। किसी का मन कर रहा है तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई कर दो, तो जब लेमडा बढ़ेगा तो ई कम होगा, यानी कि लेमडा का ई से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेमडा का मोमेंटम से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी से भी लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मोमेंटम से भी लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीजेस के साथ इंक्रीजेस लिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो मोमेंटम घटेगा, अगर वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा, अगर मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ सेम होगा। सारी बातें रट लीजिए जो जो बोलते जा रहे हो। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी, जो मेरे यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं उनके हिसाब से ऑप्शन बी सही है, ओनली 1 इज करेक्ट। आपको ओनली 1 इज करेक्ट वाला करके आना था, वो जो भी ऑप्शन था। W is equal to alpha beta square e raised to the power minus x square alpha kt। बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। W वर्क डन है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, X लेंथ है। ठीक है, आपको डायमेंशन ऑफ बीटा निकालना, बिना अल्फा निकाले बीटा की डायमेंशन नहीं आएगी। मैंने इसे ब्रैकेट में अपनी तरफ से कर दिया है। आप ये समझ लीजिए, इस बड़े ब्रैकेट में जो कुछ भी है वो डायमेंशन लेस होगा, यानी कि उसकी डायमेंशन 1 होगी। तो जो डायमेंशन वर्क डन की होगी वही डायमेंशन अल्फा बीटा स्क्वायर की हो जाएगी या नहीं। इस बड़े ब्रैकेट की जगह डायमेंशन के हिसाब से 1 लिख दिया। वर्क की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गई। अब उसके बाद जो डायमेंशन एक्स स्क्वायर की होगी वही अल्फा के टी होगी, तभी ये ई की पावर में जो टर्म है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। पूरा ई और ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है ये भी डायमेंशन लेस है, और ई के पावर में जो कुछ भी लगा है वो भी डायमेंशन लेस है। ठीक है, यानी कि हम कहें अगर तो एक्स स्क्वायर अल्फा के टी इस सब की डायमेंशन 1 है। ठीक है, और ई की पावर की भी डायमेंशन 1 थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की डायमेंशन और अल्फा के टी की डायमेंशन एक ही है। यार ये स्टेप हम इग्नोर भी कर सकते थे, सीधे भी लिख सकते थे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर और अल्फा बना रहने दो। केटी यार कोई नई चीज नहीं है, देखिए 3/2 केटी होता है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल होता है 3/2 केटी, यानी कि सिर्फ केटी की डायमेंशन जो है वो एनर्जी के बराबर होती होगी। तो यहां फिर से एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ गया है। देखो आसान, मतलब यार जो अभी अभी 11th क्लास में गए हैं, मतलब अभी अभी तो नहीं गए होंगे जब ये वीडियो बन रहा है, ये जाने वाले हैं या जब आप बाद में देख रहे हैं वीडियो, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा आपने डायमेंशनल एनालिसिस, वो लोग भी ये सवाल कर लेंगे, है ना। इतना आसान सवाल है बट थोड़ा कैलकुलेटिव तो है। अब एक तरीके से जो आपका 1 इज इक्वल टू अल्फा एम टी माइनस 2 हो गया, या अल्फा को आप लिख सकते हैं 1/mt माइनस 2। ठीक है, या m-1t2 ये भी लिख सकते थे। अब मैं एक बार कर चुका हूं ये सवाल तो इसलिए
अब मेरे लिए ये आसान है ये सब करना, लेकिन आप भी करेंगे तो हो जाएगा यार। ml² t-2। देखिए भाई, हमारे चैनल में ये नहीं होता है कि आप आए लाइव आए, कुछ भी गलत सलत क्वेश्चन बता दिए और गलत सलत सॉल्यूशन भी बता दिए, केवल पहले अपलोड करने की जल्दी। भाई ये सब हम नहीं करते। आप देखेंगे कि हमारे चैनल में जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उनकी क्वालिटी बाकी किसी भी बहुत तगड़े चैनल जो अपने आप को दूसरे टीचर खरीद लेते हैं और फिर यहाँ से रोते हुए जाती हैं मैडम और वहां जाके हंसने लगती हैं, उनको चुराने वाले जो चैनल हैं उनसे बढ़िया सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन जेन्युइन है जो आया है। आप खूब जितने बच्चे भैया जेई दे के आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में थे, वो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ हाँ सर जो आप बता रहे हैं यही क्वेश्चन है। अगर मैं गलत बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं आया था फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, वो भी आप बताइए। बुराई करिए तारीफ करिए, लेकिन कमेंट में करिए, खूब अपना रिव्यू दीजिए। ये बताइए कि हाँ वो जो बड़ा चैनल जो 3-3 घंटे का फालतू वीडियो बनाता है जिसमें हर एक में हैशटैग जेई लाइव, हैशटैग जेई लाइव, ये ट्रेंड कराइए वो ट्रेंड कराइए, ये सब चुतियापा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे केवल पढ़ाई होती है और केवल पढ़ाई होती है। एक बार मैं आता हूं, एक बार बोलता हूं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बात खत्म। बार बार नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद बक बक करते रहे फालतू भी। खैर चलो कोई बात नहीं। तो ये जो हो गया अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ml² t-2। अब अल्फा की जगह आप रख सकते हैं 1/mt-2 बीटा स्क्वायर। बच्चों के यार अपना पैसा कमाने के लिए बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहिए कि उनको गलत सलत बता दो। बस पहले करना है जो सवाल आया है चाहे ना आया हो, हमें बता देना है कि आया था, फिर बच्चे अपना क्रॉस चेक करते रहे आया था कि नहीं आया था। ये नहीं होना चाहिए। ml² t-4। ठीक है भाई, अब तो ये बीटा स्क्वायर ऐसा आ गया तो अंडर रूट ले लूं ml-t-2। गजब यार, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या जाना पहचाना है? ये क्या है? ये क्या है? ये फोर्स का डायमेंशन है, यानी कि बीटा का और फोर्स का डायमेंशन सेम है। Two similar capacitors first connected in series and then in parallel. Ratio of equivalent capacitance in series to parallel will be। देखिए यार ये बिल्कुल ही स्कूल लेवल सवाल है तो ये 12th का, लेकिन अगर यही सवाल रेजिस्टेंस में पूछा जाता तो वो 10th का बन जाता। खैर, तो दो कैपेसिटर उनको पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कुछ बच्चे सोच के चले आए थे, तो ये लग गया सीरीज में। सिमिलर कैपेसिटर है तो दोनों का सीसी ले लिया। फिर उसके बाद ये सब भी यार बनाना नहीं है आपको, ये तो मैं मतलब उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही 12th में है, अभी बच्चे हैं, गऊ हैं, उनके लिए किया जा रहा है। देखिए सीसी है ये, तो सीरीज में कैपेसिटर में उल्टा चलता है ना, रेजिस्टेंस से उल्टा चलता है। तो यहां पे C/2 हो जाएगा, C इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज हो जाएगा, उसको CS बोल रहा हूं मैं, वो C/2 हो जाएगा। और C इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल जो है यहां पर हो जाएगा 2C। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अगर रेजिस्टेंस होता है तो ये R/2 हो जाता, अगर रेजिस्टेंस होता है तो ये 2R हो जाता, है ना। अब सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट जो निकालना है, पहले सीरीज है फिर पैरेलल, ये ध्यान रखना, इसी में गलती करे आए हैं बच्चे कुछ लोग। तो C/2 डिवाइडेड बाई 2C/1। अलट पलट बहुत कायदे से कर रहा हूं, देखो यार सबको समझ में आए। ये और ये कट गया तो रेशियो क्या आ गया अपना 1:4 हो गया। बस यही अपना आंसर है, खत्म बात। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। Find minimum horizontal force such that the block remains in equilibrium। म्यू आपको दिया गया है 0.2, m दिया गया है ½ किलो,
और जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इसमें यार लॉजिक ये लग रहा है कि अगर कोई दीवार है, मान लीजिए आप इमेजिनरी दीवार मान लीजिए मेरे सामने और इसमें हम अगर खूब ताकत लगाएंगे तो वो ब्लॉक रुक ही जाएगा यार। बहुत ताकत लगाएंगे तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, जितनी फोर्स आप ज्यादा लगाएंगे उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, जो कि इसके एमजी को बैलेंस कर लेगा। इस चीज को समझना। अब और समझते हैं इधर उधर, अगर नहीं समझ में आया तो देखो भाई, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, तो इसका mg तो ऐसा ही लगेगा। अब इधर कोई फोर्स तो लग नहीं रही है हमारी, तो हम तो कुछ लगा नहीं रहे, लेकिन इधर जो फोर्स लगेगी वो आएगी इस फ्रिक्शन की वजह से। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर होगी। अब ये जो आप फोर्स लगाएंगे इसके उल्टा नॉर्मल रिएक्शन देगी ये। नॉर्मल रिएक्शन भाई, नहीं तो अगर हम ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये दीवार में धंस नहीं आएगा। तो जो दीवार में धंसने का अपोज किया जा रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है? दीवार दे रही है। या कौन दे रहा है? ये ब्लॉक खुद दे रहा है। तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का क्या रिलेशनशिप होता है, पहले हम लोग ये लिख लें, F इज इक्वल टू एम जी लिख लिया, और F इज इक्वल टू म्यू एन भी तो होता है। बस नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और F इज इक्वल टू एम जी एक आ गया, F इज इक्वल टू म्यू एन आ गया, और N और F भी बराबर है ना? N और F भी बराबर है। यही F हमें निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो F मिनिमम मान लो इसे, क्या दिक्कत है। अब बस सारी वैल्यू रख दो। F min इज इक्वल टू mg बटा म्यू। mg m कितना था 0.5, g कितना है 10, म्यू कितना है 0.2, ये हटा 50 बटे 2 यानी कि 25 न्यूटन। बस हो गया। लिखा बहुत ज्यादा है, बहुत सारे होशियार बच्चे तो अपना ये लगाया है, ये निकाला है, हो गया। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। एनर्जी ऑफ अ फोटोन increases the wavelength, मतलब on increasing the wavelength what happens to the energy। तो यार एनर्जी का अभी थोड़ी देर पहले हमने लोग ने देखा ही था, एच न्यू एच सी बाई लेमडा ये होता है। तो जब यार लेमडा हम लोग बढ़ाएंगे अगर, तो एनर्जी घटेगी। तो यही पूछ रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ एनर्जी का क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी घटेगी, तो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। यहां जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन बी, एनर्जी डिक्रीजेस। यहां पे भी देखिए भाई, इस जेई मेंस के मॉर्निंग वाले पेपर में डी ब्रॉगली चचा को 2 बार सलामी दी गई है, एक बार इस सवाल से और एक HYP वाला तो डायरेक्टली सवाल था। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लीजिए आप। A particle of mass m moving with velocity 9 मीटर पर सेकेंड collides with another particle at rest। तो ये है, इनके अंदर ज्यादा तेजी है, ये रेस्ट में है, ये 9 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, जाते हैं इनसे टक्कर मार लेते हैं। टक्कर मारने की पहले वाली, कोलिजन की पहले वाली सिचुएशन ये है, और कोलिजन के बाद की सिचुएशन क्या है भाई? अब मान लीजिए यहां पे टक्कर हो गई, दौड़, तब इसके बाद क्या होगा? ये वाला जो है ये इधर चल देगा, कोई एक इधर चल देगा और कोई एक इधर चल देगा। ठीक है, और ये भी दोनों एंगल 30 डिग्री इन्होंने दिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। A particle of mass m moving with velocity 9 meter per second collides with another similar particle at rest. The two particles make same angle 30 degree with initial direction of motion of particle. After collision, find the ratio of velocities of the two particles.
बाद में वेलोसिटी जो होंगी ये एक ये वेलोसिटी होगी और एक ये होगी। अब आप बताइए यार, टक्कर जब हुई है, दोनों का मास m है, दोनों 30 डिग्री हैं, तो क्या v1 और v2 बराबर नहीं होगा? इतनी भयंकर सिमेट्री है यहाँ पे। ये 9 मीटर पर सेकंड का कोई मतलब नहीं है। अगर रेशियो निकालना है तो v1 v2 चेंज होंगे 9 की वजह से, लेकिन 9 की वजह से एक सेट आ जाएगा v1 v2 का, 12 की वजह से एक और सेट आ जाएगा v1 v2 का, लेकिन रेशियो सेम रहेगा। और सेम रेशियो क्या है? बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लिखना बहुत कम है। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1:1। समझे? इतनी ज्यादा सिमेट्री है बच्चों यहाँ पर कि जिस वेलोसिटी से ये जाएगा उसी वेलोसिटी से ये जाएगा। जब सेम एंगल ही ले रहे हैं, एंगल अगर बदल देता तो v1 v2 अलग अलग आता, मासेस अगर बदल देता तो v1 v2 अलग अलग आता। जब मासेस भी वही है, एंगल भी वही है, तो v1 v2 का रेशियो भी सेम है। आपको रेशियो ही निकालना था, कैलकुलेट करना नहीं पूछा गया था। अगर अगर इस वीडियो का रिस्पांस बहुत बढ़िया आता है, बहुत सारे बच्चे इसको देखते हैं, व्यूज बढ़िया आते हैं, लाइक्स बढ़िया आते हैं, तो इस पूरे पेपर एनालिसिस का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर हर एक क्वेश्चन के कितने वेरिएशंस पॉसिबल हैं वो हम लोग कवर अप करेंगे। वो काफी बड़ा वीडियो होगा, लेकिन आप डिमांड करेंगे अगर कमेंट्स में तभी वो वीडियो बनाया जाएगा, वरना तो भाई जो धर्म है केवल वही पूरा किया जाएगा। फाइंड द करंट इन 2 किलो ओम रजिस्टर। मतलब यहां पे जो करंट जा रहा है वो आपको निकालना है। और ये यार देखने में डेंजरस लग रहा है, अभी भी जीनर लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए ये एक तरीके से केवल इतना बता रहा है कि यहाँ इस रेजिस्टेंस पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बस। V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? 5 वोल्ट। I इज इक्वल टू बताना है, रेजिस्टेंस क्या है? 2 किलो ओम है, तो 2000 हो गया। ठीक है। I इज इक्वल टू 5/2000, 2 इंटू 10⁻³ लिख लो, 2.5 लिख लो, 5/2 2.5 10⁻³ सर कर क्या रहे हैं? आंसर ला रहे हैं, बस हो गया, खत्म बात। I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर, यही हमारा आंसर था। इतना ही करना था आपको। V इज इक्वल टू आई आर लगाना था यहाँ पे, और कोई काम नहीं था। तो बहुत आसान था या नहीं? मजा आया या नहीं? जीनर डायोड का यहाँ पे कोई काम नहीं था। जीनर बेचारी केवल यही बता रही है कि यहाँ 5 वोल्ट है, बस। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। आपको Vm दिया हुआ है, ये यार मॉड्यूलेशन वाला सवाल है, ठीक है। कम्युनिकेशन चैप्टर में था ये। 20 sin 2π वोल्टेज है ये। Vm का मतलब वोल्टेज है। अगर आपने SHM भी केवल मुझसे पढ़ा है, SHM और अल्टरनेटिंग करंट मुझसे पढ़ा है, तो भी आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, कोई कठिन चीज नहीं है। 80 sin 2π और क्या भाई, ओह 1 लाख। ये बस यही IIT की खास बात है, ऐसे नंबर आपको दे देंगे कि अब बिल्कुल भयाक्रांत हो जाए, ठीक है। 1 लाख T। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन? तो देखो, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू AM AC। MC से याद रखना, ठीक है। यही है, म्यू है आपका परसेंटेज मॉड्यूलेशन, अगर आप नहीं जानते हैं तो बस इतना ही आपको करना था। अब AMAC क्या है? जो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है उसका वोल्टेज, और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसका वोल्टेज। तो यार मॉड्यूलेटेड का वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 20, ठीक है ना। एक बार फिर से बोल रहा हूं, Vm क्या है? मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज, और 20 क्या होगा?
उस फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू, उस फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वोल्टेज, उस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड। आ गई बात समझ में? तो 20 एम्पलीट्यूड हो गया मॉड्यूलेटेड वाला और 80 एम्पलीट्यूड हो गया कैरियर वाला। बस अब ये कितना है, म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। बस यही आंसर है आपका। आपको परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालना था तो 25% आंसर। आप देख के यार 20 और 80 1/4 25%, खत्म बात, कर सकते थे। Four equal masses of 1 kg are in a circle of radius 1 meter. Find the speed of each mass. बढ़िया सवाल है ये, ग्रेविटेशन का है। देखिए यार, इस सर्कल का रेडियस 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर, यानी कि डायमीटर 2 मीटर है, कोई नई बात नहीं है। और चारों जो हैं ये इस सर्कल में ही ऐसे चलते रहते हैं, आपस में ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, इस सर्कल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ने देखा था जहां पे आपस में ग्रेविटी से दो बंधे हुए थे, लेकिन वो m और 2m थे, अलग अलग थे। ये यहाँ पे 2 की जगह 4 कर दिया तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, लेकिन सबको सेम मास दे दिया तो कॉम्प्लेक्सिटी फिर कम हो गई है, तो सिमेट्री आ गई। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब आपको हर मास की स्पीड निकालनी है, यानी कि इन पे काम तो ग्रेविटी कर रही होगी और साथ ही साथ में स्पीड के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लगा देंगे, और कोई नया काम नहीं करना है। अब हम लोग इसके रेफरेंस में सारा काम करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये अकेला है तो ये खुद पे ग्रेविटी नहीं डालेगा, इस पे ग्रेविटी ये डालेगा, ये डालेगा और ये डालेगा। तो चलो, अब अगर मान लीजिए इस पे ग्रेविटी ये डाल रहा है तो ये लेंथ कितनी होगी, ये डिस्टेंस ही निकालना एक काम है काफी लोगों के लिए जो लोग बिगिनर हैं। बाकी होशियार लोग तो होशियार ही हैं भाई। ये 2 है तो ये डिस्टेंस को मैं d मान ले रहा हूं, तो d² + d² इज इक्वल टू 2² हो गया। अरे सर ये सब हमें आता है, अपना बताइए, बता देने दो यार। d² इज इक्वल टू 2 हो गया, d इज इक्वल टू √2 हो गया। चाहे पाइथागोरस से चल कर लो, और ये 45 डिग्री था, ये भी 45 डिग्री था, तो ये अगर 2 है तो ये कितना हो जाता था 2/√2। ये अगर 2 है तो ये कितना हो जाता था 2/√2। ठीक है, तो 2/√2 कितना होता है, ये भी √2 होता है, ये भी √2 होता है। तो एक तरीके से हमने ये दो डिस्टेंसेस √2 निकाल ली भाई। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे जैसे कुछ लोग ने यार डायरेक्टली निकाल लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें नहीं आता तो उन्हें समझा दिया मैंने। ठीक है, अब कोई वीडियो आप क्यों देखेंगे अगर वो डायरेक्टली ये सब √2 लिख के ही चल रहा है, तो वो वीडियो आप क्यों देखेंगे, है ना। तो जो ये निकाल के दिखा रहा है मेरे जैसा आदमी, उसको इज्जत दीजिए। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है, ये पूरी काली वाली डिस्टेंस जो है 2 है, ये √2 है और ये भी √2 है। क्योंकि अच्छा ये पूरी काली वाली डिस्टेंस 2 है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके जैसी ये काली वाली डिस्टेंस होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, वो भी होगी 2। तो अब इस काले m पे क्या क्या फोर्स लग रही है, अब ये वाला हम लोग पहले कंसिडर करेंगे। जो कंसिडर करते जाएंगे उसको मार्क करता जाऊंगा मैं। देखिए m इज इक्वल टू 1 दिया गया है आपको, और ये डिस्टेंस जो r यहां पे है वो √2 है, d मैंने मानी थी शायद, वो √2 है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही होगी क्या होगी, Gmm/r², यानी d²। इसको चलो यार ABCD भी लिख देते हैं, ABCD। तो FAD मैं निकाल रहा हूं, वो क्या हो जाएगा G × 1 × 1 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा G1² डिवाइडेड बाई 2। FAD क्या हो जाएगा G1² डिवाइडेड बाई 2।
जैसा ये है वैसा ही ये भी है। एफ ए बी भी G1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और G1 क्या लिखे यार, G/2 लिख दो, ये भी हो गया कितना, G/2। ठीक है, दो फोर्सेस निकाल लिए, मतलब इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। ठीक है, अब तीसरी फोर्स ये वाली है, अब इसका काम करना है, इसको डॉटेड करे दे रहा हूं जिसे हम लोग निकाल रहे हैं। ये है एफ ए सी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा काम ए के हिसाब से देख रहे हैं कि ए पे ये फोर्स है ग्रेविटेशनल, ये फोर्स है और ये फोर्स है, इसका फिर रिजल्टेंट भी निकालेंगे। यार जिनको आता है वो जल्दी कर लेते हैं, बट मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूं ताकि किसी 12th क्लास 11th क्लास के बच्चे को भी, जो कहीं तैयारी नहीं करता है, एकलव्य बच्चा है, बिना गुरु के कर रहा है, वो भी समझ ले। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी GMM बाई दूसरा D1 स्क्वायर होगा। ये डिस्टेंस आसान है, ये पूरी 2 है, तो हम लोग G इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो ये G1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, G डिवाइडेड बाई 4। तो एक ये है, एक ये है। अब इनको फिर से बनाते हैं, देखो आराम से करना भाई। तो देखो ये फोर्स जो है वो G/2 हो जा रही है, ये G/2 हो जा रही है, और एक इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा √2 टाइम्स G/2। क्यों भाई, F और F का रिजल्टेंट √2F होता है कि नहीं। और ये वाली जो है FAC, अभी हमने क्या किया, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां लिख दिया। अब FAC ये एक और आ गई, वो G/4 है। तो एक तरीके से नेट फोर्स जो आ रही है वो क्या होगी, लाल वाली G/4, लाल वाली G/4 प्लस काली वाली G/√2। देख लो, इस √2 को 2 से कैंसिल करके G/√2। अब यही एफ नेट, फिर से देखो, एफ नेट तो हमने इसमें निकाल ली। ये एफ नेट कैसी है, ग्रेविटेशनल की, इसीलिए ये इस सिस्टम में धंसा हुआ है ना। ये तीनों मिलके इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे कि नहीं, और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा, तीनों खींच रहे और खींच के घूम भी जा रहे हैं। तो ये भी बेचारा घूमा जा रहा है कि चलो यार तुम लोग तो परिवार के हो, साथ में हम भी घूम जाएंगे ऐसा। लेकिन इस सेंटर के अबाउट हो रहा है, इस सेंटर में रेडियस क्या है, 1 है। तो एक और जो एफ सेंट्रीपिटल आएगी वो mv²/r आएगी। आई बात समझ में, बढ़िया सवाल है ये। अब m की जगह मास इसका क्या है, 1 है, सबका मास 1 है, और r की जगह इसका रेडियस क्या है, 1 है। तो F सेंट्रीपिटल जो है ये देखो 1v² डिवाइडेड बाई 1 है, तो वो v² के ही इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब F नेट और F सेंट्री आपस में बराबर है। दिमाग वाला सवाल है भाई, ठीक है। तो 1v² डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू G/4 प्लस G/√2। अब यहां पे क्या ऑप्शंस थे ये मेरे बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, तो अब ये YouTube में अपलोड हो रहा है, तो आप लोग बताइए। ज्यादा जनता YouTube में है, मेरे स्टूडेंट्स कम हैं, तो जो बड़ी जनता है वो ये बताए कि भाई एग्जैक्टली आंसर का फॉर्मेट कैसा था, मतलब ऐसा था या, अब मतलब यही आंसर है, अब इसमें चाहे जितना आप एडजस्टमेंट करते रहिए जी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक तो पॉसिबल आंसर ये है। तो जो जो मेरे हिसाब से आंसर हो सकते थे उनको मैं बक्से में मिला रहा हूं, बाकी 4 ऑप्शन से मैच करना होगा। दूसरा एक ये किया जा सकता है, थोड़ी जगह बना लिया कि भाई हम लोग इसमें 4√2 का मल्टीप्लाई कर दें अंदर अंदर, G1/4 प्लस 4√2 ऊपर आ जाए और 4√2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है।
तो ये इस 4 से मैच कर जाएगा एक तरीके से। तो v इज इक्वल टू g 1/4 और ये ऊपर आ जाएगा कितना 4 इंटू 2 और ऊपर आ जाएगा 4√2। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो, ये 2 आ गया, तो एक तरीके से बाई 4 आ गया, ये लाना चाहता था मैं। तो g डिवाइडेड बाई 4 आ गया और ये आ गया 1 प्लस 2√2। तो ये आंसर हो सकता है 1/2 बाहर चला गया और g 1 प्लस 2√2। एक ही ऑप्शन हो सकता है, मतलब या तो ये लाल बक्सा होगा ऊपर वाला या नीचे वाला। आप कमेंट्स में बताइए कि आपका आंसर क्या था, अगर आपको सब याद है तो। मेमोरी बेस्ड आइटम है ये सब। Two slits, one of which is 3 times the other slit. Find the ratio of maximum and minimum intensity. तो देखो एक ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो इससे जो लाइट आएगी वो आई आएगी और इससे जो लाइट आएगी 9i आएगी। यही कॉन्सेप्ट आपको करना था। मतलब कि अगर इसका साइज 3 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी जो स्लिट है उसका रेडियस तिगुना किया जा रहा है, तो एरिया 9 गुना हो जाएगा। तो इससे आने वाली लाइट इंटेंसिटी आई होगी, इससे आने वाली लाइट इंटेंसिटी 9i होगी। पहले ये आप एस्टेब्लिश कर लीजिए, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिन, ये आपसे पूछा गया है, यही पूछा गया है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये होता है √i1 प्लस √i2। भाई यहाँ पे ये जुड़ रहा है ना, सुपर पोजिशन में पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, बस सिंपल स्टफ। अब ये देखो, यही तो अपना i1 है, i1 i ही तो है और i2 9i है। ठीक है, समझ गए ना। अच्छा बस i1 क्या है √i बना रहने दो, i2 क्या √9i, √9i कितना हो जाएगा 3i, 3 √i। समझ गए। जल्दी कर देते हैं तो कहते हो कि नहीं समझ में आया, धीमे करते हैं तो कहते हो सर इतना टाइम IIT में होता नहीं। तो भाई कहीं तो हमें करना पड़ेगा। अब इसमें स्क्वायर हो रहा है तो अंदर वाले को उलट भी सकते हैं आप। ये प्रॉब्लम कुछ लोग को आई थी, इसलिए मैंने शुरू से ही प्रॉब्लम लेके ही किया। ये भी तो कर सकते हो यार, है ना भाई, क्योंकि स्क्वायर है तो ये चाहे a-b करो चाहे b-a करो, एक ही बात है। ये प्रॉब्लम थी, कुछ लोग इसकी वजह सर नेगेटिव हो रहा था, पता नहीं सर फिर समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अब जब मैं सॉल्व कर देता हूँ तो बच्चे बोलते सर बहुत आसान आया था पेपर, बहुत आसान आया था, और हॉल से बाहर निकलते हैं तो कहते बहुत कठिन आया था, बहुत कठिन आया था। तो ये 2/1 का होल स्क्वायर यानी कि 4:1, 4:1 हमारा आंसर है। यही हमें करके दिखाना था। बाकी यार कलाकार बच्चे बहुत जल्दी कर लिए थे। अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले से दिया हुआ है और उसके बाद आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है। अब देखिए लीनियर है डिक्रीजिंग आपका ये वेलोसिटी जा रहा है इधर से इधर। टाइम भाई टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी हमारी इस पॉइंट तक कम हो रही है, फिर इस पॉइंट पे टाइम जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है। वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है ये तो हम लोग जानते हैं, तो फिर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। बस अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी लीनियरली घट रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, यानी कि रिटार्डेशन हमारा एक लग रहा होगा और कांस्टेंट रिटार्डेशन लग रहा होगा। तो ये हो गया रिटार्डेशन, बस नेगेटिव में ले गए हैं तो ये रिटार्डेशन हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया।
बहुत ही स्कूल लेवल सवाल था, 9th क्लास के बच्चे इसको कर सकते हैं। तो वो लोग ने शायद इसको भी जोड़ दिया था, ये एकदम से ये ऐसे ऐसे ऐसा भी बना सकता है कोई, जो भी आया था। आपका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है और ये आपको चेक करना था। ये यार मैच द फॉलोइंग का सवाल था काफी आसान है यार, मतलब मैं हर सवाल को आसान शायद कह रहा हूँ, लेकिन ये आसानों में भी आसान था। आपको केवल नाम मालूम होने चाहिए। जो लोग थोड़ा 10th क्लास में ज्योग्राफी ठीक से पढ़े होंगे तो वो भी शायद कर लेंगे। देखो, एक तो क्वेश्चन में यार मैंने मतलब एक आइसोथर्मल को टी कांस्टेंट से मतलब जोश जोश में पहले क्वेश्चन लिखते ही समय मैंने मार्क कर दिया, तो ये गड़बड़ है। ये लगा हुआ नहीं आया था, है ना। आपको 1 का ए 2 का बी ऐसा करके सही आंसर बताना था। तो आइसोथर्मल का सही है कि थर्मल टेम्परेचर, थर्मल एक ही बात है, तो एक जैसा थर्मल यानी एक जैसा टेम्परेचर। फिर आइसोबारिक, ज्योग्राफी से बार में क्या नापा जाता है, प्रेशर नापा जाता है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब आइसोकोरिक में वॉल्यूम होता है, ये दोनों मैच कर गए। एडियाबैटिक में ये दोनों मैच कर गए। बस यही करना था आपको, बहुत ही आसान सवाल था। प्रोसेस के नाम आपको मालूम होने चाहिए। वो वाला जो सवाल था जो ऐसे करके ऐसे अरे इधर नहीं, इधर बताना है वहां तो ओवरले हो चुका होगा। तो जो ये वाला सवाल था कि ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये थोड़ा स्टैंडर्ड था। इसमें आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक जो हम लोग ने पहचाना था उसकी जरूरत भी नहीं थी वहां पे, तो वर्क डन निकालना था। वो अच्छा सवाल था अगर थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये वाला तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये इसलिए डाला गया है ताकि बच्चे आईआईटी जेईई में अपना इंटरेस्ट दिखाएं। तो आई थिंक अब तो मैंने सारे सवाल सॉल्व कर डाले हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन अगर मुझसे छूट रहा हो तो वो बताइए। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर ने ऐसे ही डाल दिया है तो वो भी बताइए, लेकिन जरूर कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त करिए। और यार बहुत ज्यादा मेहनत से ये क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं, बच्चों के सामने भीख मांग मांग कर कि भाई बच्चों हमें क्वेश्चन चाहिए, इसको फोन किया उसको फोन किया, फिर आया है ये। और उसके बाद सॉल्व करना भी, तुरंत सॉल्व करना, तुरंत अपलोड कर देना भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा। आप जानते ही हैं कि हम लोग का टीम साइज बहुत ज़्यादा नहीं है। सभी मतलब समझ लीजिए कि जो भी काम होता है उसमें 50% 40% काम मुझे करना पड़ता है अकेले, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एडिटिंग वगैरह में भी मुझे एटलीस्ट प्रेजेंट होना पड़ता है कि इसको ऐसे लगाना वैसे लगाना है। तो काफ़ी मेहनत से बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपके सामने बहुत मेहनत के बाद आया है। तो लाइक करें और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मतलब इतना बढ़िया नंबर ऑफ वीडियोस हमारा अपलोडेड है, मुझे तो बताने में भी अच्छा नहीं लगता है कि इतने वीडियो अपलोडेड हैं और फिर भी हमारे सब्सक्राइब बहुत कम है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हैं, आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, करिए सब्सक्राइब। मैं इतना मांगता भी नहीं हूं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप इस बार लाल बटन जो है दबा डालिए। मतलब कैरी मिनाटी स्टाइल में, मतलब यार लाल बटन दब जाना चाहिए, बाकी मैं नहीं जानता, ठीक है।